नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। अपना बिहार में बात सबसे पहले बिहार के सियासत की। चुनावी साल में दल बदल का खेल शुरू हो गया है। 11 साल पहले लालू का साथ छोड़ने वाले श्याम रजक एक बार फिर आरजेडी के साथ आ गए हैं। राबड़ी आवास पर श्याम रजक ने आरजेडी की सदस्यता ली है और दल बदलते ही उनके सुर भी बदल गए हैं। चुनावी साल में उन्हें सामाजिक न्याय और दलितों की याद आ रही है। इसके साथ ही श्याम रजक ने कानून व्यवस्था और सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए हैं। कभी लालू के खासम खास रहे। श्याम रजक ने 2009 में लालू का साथ छोड़ा था और नीतीश के साथ चले गए थे। इस दौरान वे 2 बार मंत्री रहे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव नजदीक आया तो एक बार फिर उनके सुर बदले और सामाजिक न्याय से समझौता नहीं करने की बात कही। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला। भावुक हो रहा हूं अपने घर में आकर के, वापस आकर के, कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने राजनीति में आए थे, वो राजनीति यहाँ से जाने के बाद वो सामाजिक न्याय की लड़ाई वो बदल रही थी और वो पटाक्षेप हो रहा था। मैं हर समय कोशिश किया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि श्याम रजक कभी सामाजिक न्याय के लड़ाई में उनके साथ कोई समझौता नहीं किया है। और हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी ने ही हम लोग को बताने का काम किया था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहना है, क्योंकि देश के जो गरीब गुरबा है, जो पिछड़ा है, जो दलित हैं, सवर्ण में जो गरीब हैं, तमाम लोग आज अपने आप को बहुत ही बेचार हैं, लाचार हैं। अब बड़ा हास्यास्पद लगा, रात में उन्होंने आ गया मीडिया के द्वारा कि हमको बर्खास्त किया गया। तो जो जनता दल यू का संविधान है, संविधान हमारे पास कॉपी है, संविधान है ये जनता दल यू का। उस संविधान में धारा 19 के अंतर्गत है कि आप कैसे निकाल सकते हैं, किस पर कार्रवाई कर सकते हैं। मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य और नीतीश कुमार जी का नामांकन जब हो रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो मैं उसके प्रस्तावक था। तो जब मुझको ही जब निकाल दिए और मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ और मुझको आपने निकाल दिया और आपने बिना 10 मिनट में सब कुछ हो गया, तो जो राष्ट्रीय जनता दल के अपने संविधान की रक्षा न कर सकता हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। श्याम रजक जी अपने पुराने घर में आए, अपने असली घर में आए, इसका हम सब लोगों को खुशी है। और लगातार सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में इनकी विचारधारा रही है कि जनता दल यूनाइटेड हो या डबल इंजन की जो सरकार हो, जिस प्रकार से सरकार चल रही है उसमें जनप्रतिनिधियों का कोई महत्व नहीं रह गया। कैसे बिहार में अफसरशाही लागू हो चुकी है और लगातार बिहार में चाहे बढ़ता अपराध हो, चाहे बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन गया हो, या आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से नीतीश जी के राज्य में मजदूरों की बेइज्जती की गई, अन्याय किया गया उनके साथ। कोरोना महामारी में जिस प्रकार से पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया। तो श्याम रजक की बातों से उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर श्याम रजक की नाराजगी क्या है। दरअसल श्याम रजक जेडीयू का बीजेपी से गठबंधन होने से लगातार नाराज चल रहे थे। समय समय पर वो अपनी नाराजगी को जता रहे थे, अपनी नाराजगी को कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इनके विधानसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक वोटर ज्यादा हैं और ऐसे में अब जब बीजेपी के साथ गठबंधन है तो अल्पसंख्यक वोट नहीं मिलने का डर भी इनको सता रहा है। इसके साथ ही लालू के खास रहे हैं श्याम रजक, कभी बहुत खासम खास रहे हैं, इसलिए आरजेडी में जाना इनका घर वापसी जैसा
लग रहा है। तो चुनावी साल में दल बदल का खेल शुरू हो गया है। 11 साल पहले लालू का साथ छोड़ने वाले श्याम रजक एक बार फिर आरजेडी के साथ आ गए हैं। राबड़ी आवास पर श्याम रजक ने सदस्यता ली है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, घर वापसी हो गई है, लेकिन इस घर वापसी का असल वजह क्या माना जाए? क्या श्याम रजक इसमें अपना फायदा देख रहे थे, या फिर इसका फायदा आरजेडी को कितना मिलेगा और नुकसान जेडीयू को कितना होगा? देखिए, तीन महत्वपूर्ण सवाल आपने की है। सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल जो है वो कि श्याम रजक को इसका कितना फायदा मिलेगा। जाहिर सी बात है कि जातीय समीकरण के आधार पर अगर देखा जाए तो श्याम रजक इस बात को बखूबी भांप चुके थे कि अगर उनका टिकट फुलवारी से कटता है, जैसे कि चर्चा भी है अंदर खाने में कि फुलवारी शरीफ से उनका टिकट कटने वाला था, और इस बात को वो भांप चुके थे और नए समीकरण जो है उसको तलाशते हुए आरजेडी ही एक विकल्प उनके सामने नजर आ रही थी। क्योंकि जातीय समीकरण के हिसाब से जो सीट वो चाहते हैं, जानकारी ये भी मिल रही है अंदर खाने की, मसौरी का विधानसभा वो हो सकता है जहाँ से वो अगला चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसको लेकर के उन्होंने पहले वार्ता की। जब सहमति बन गई तो उन्होंने विरोध का जो सुर है वो और तेज किया। ऐसा नहीं है कि श्याम रजक जो है बीजेपी जेडीयू का जो गठबंधन हुआ वो कल हुआ और कल से वो नाराज थे। लंबा समय बीत चुका है बीजेपी जेडीयू के गठबंधन का। जिन मुद्दों को वो उछाल रहे थे कि एससी एसटी में आरक्षण का मामला हो, या 370 का मामला हो, या उसके अलावा 3 तलाक का मामला हो, या उसके अलावा बाकी जो मामले उन्होंने उठाए हैं, ये कोई कल की बात नहीं है। ये लंबे समय बीत चुके हैं। इसको लेकर के उन्होंने पहले भी नाराजगी जाहिर की, लेकिन पार्टी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अंततोगत्वा वो शांत हो गए, अपनी बातों को वो अपने दिल में दबा कर बैठ गए। अब जाकर के जब उन्हें मौका मिला, अपने एक तरह से मन में जो पीड़ा थी, जो कुंठा थी, उसे भेजने का जब उन्हें मौका मिला, प्लेटफॉर्म मिला, तो उस प्लेटफॉर्म को खुले तौर पे उसका इस्तेमाल भी किया है यहाँ श्याम रजक ने। जब आरजेडी की उन्होंने सदस्यता ली तो सीधे तौर पे एक एक करके कई बात उन्होंने रखी कि हमारी बातों को नहीं सुना जाता था, अधिकारियों का मोनोपोली है इस सरकार में, गरीब गुरुओं की बातें नहीं सुनी जाती है, केंद्र सरकार जो है वो लगातार देश विरोधी काम कर रही है, संविधान का नीतीश कुमार ने उल्लंघन किया है, देश के संविधान का, तमाम बातें जो है वो एक एक करके उन्होंने कही है। इन सब के बीच जो अगर कहा जाए तो जो पहले का वो उनका घर रहा है जिसमें वो लगातार 11 साल से बने हुए थे जेडीयू में, तो जब उन्हें इतनी ही पीड़ा थी तो वो उस वक्त 11 सालों तक ये कुंठा क्यों बर्दाश्त करते रहे। जब ये सवाल पूछा गया तो वो जो है बंगले झांकने लगे, चुप्पी साध लिए, और कहीं न कहीं सवाल को टालने की कवायद श्याम रजक की तरफ से की गई और इसका बचाव तो कई ऐसे मायने हैं, और ये मायने क्या है वो धीरे धीरे निकल कर सामने आएंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं श्याम रजक घर वापसी के बाद राबड़ी देवी से मुलाकात करते हुए। तो 11 साल बाद श्याम रजक एक बार फिर से आरजेडी का हिस्सा हैं। लालू यादव के बहुत ही खास माने जाते हैं। इस वक्त राबड़ी देवी से मुलाकात की यह तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और श्याम रजक के बयान पर जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है। मांझी ने श्याम रजक को जवाब देते हुए कहा कि अगर उन्हें सीएम नीतीश से दिक्कत थी तो पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया, अब जब चुनाव नजदीक है तब वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक ऐसा तो लगता है कि 5 साल उनके साथ रहे, मंत्रिमंडल में रहे, अगर वो गलत थे तो पहले डिसीजन लेना चाहिए था। ये चुनाव के समय में क्यों डिसीजन उन्होंने लिया। अगर हमको याद है कि बाबा अंबेडकर साहब मंत्री पद थे, लॉ मिनिस्टर थे, और हिंदू कोड बिल जो उन्होंने लाया था उसका लोग विरोध किए तो 1 मिनट वो नहीं ठहरे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो जब हमारे पुरखन लोग, हमारे आइकॉन लोग ऐसा उदाहरण पेश किया है तो फिर श्याम रजक जी को अगर ये सोचता था कि नीतीश कुमार शेड्यूल कास्ट विरोधी हैं तो उनको पहले रिजाइन कर देना चाहिए था। और श्याम रजक को जेडीयू से निकाले जाने और आरजेडी में उनकी घर वापसी को लेकर एनडीए के नेताओं ने करारा हमला बोला है। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने एक के बाद एक हमले कर श्याम रजक पर निशाना साधा है और तंज भी कसा है। ये पार्टी के विरोध गतिविधि में रहे तो पार्टी ने इनको निष्कासित किया, बाद में इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया। तो मुझको लगता है कि जहां गए खुश रहे, पहले भी वहां थे, घर में रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना पीरियड है, कोरोना से बचे, जहां रहे खुश रहे। किसके पास जा रहे हैं? जिन पर धारा 420 का आरोप है, 420 जिसके नेता पर, और जिसका सुप्रीमो 420 का
सजा याफ्ता है। तो 420 वालों की राजनीतिक संगति लेकर के जनता दल की नीतियों पर प्रहार करने की मंशा थी, तो पार्टी ने इस को भांपा और पार्टी ने कार्रवाई का रास्ता दिखाया। मंत्रिपरिषद से हटाया गया, क्योंकि जब मंत्रिपरिषद का ओथ लेते हैं तो स्वाभाविक है कि मंत्रिमंडल में आपकी आस्था होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अब इधर उधर की जो गतिविधियां थी उससे सवाल खड़े हुए, तो लिहाजा मुख्यमंत्री जी का प्रीरोगेटिव है, उन्होंने रिकमेंड किया कि मंत्रिपरिषद से निकाला जाए। अब वो स्वतंत्र हैं जहां जिस पार्टी में जाए, लेकिन चुनाव है, लिहाजा आप इस तरह की खबरें सुनेंगे और ये संबंधित पार्टियों का अंदरूनी मामला है, इस पर बहुत कुछ टिप्पणी करना मेरे लिए संभव नहीं है। केवल समाज को बांटकर परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम राजन ने किया है और लालू जी इसी शैली के लिए जाने जाते हैं। केवल जुमले पढ़ते थे अल्पसंख्यक के नाम का और काम करते थे अपने केवल परिवार के लिए। तो मेरा मानना है कि लालू जी का जो ताना बाना था वो धीरे धीरे टूटेगा ही। और एलजेपी ने कहा है कि श्याम रजक का आरजेडी में जाना एनडीए के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो इस प्रकार से जाना, खासकर इस चुनावी वर्ष में जब सामने चुनाव हो और इस ऐसी परिस्थिति में श्याम रजक जी का जाना निश्चित रूप से एनडीए के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और इससे निश्चित रूप से जदयू को और एनडीए को नुकसान होगा। पूर्व मंत्री श्याम रजक के आवास के बाहर उनके समर्थक आपस में ही भिड़ गए। श्याम रजक के आवास के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक जुटे हैं। इसी दौरान युवा समर्थक आपस में ही भिड़ गए। ये समर्थक श्याम रजक के विधानसभा क्षेत्र फुलवारी शरीफ से आए थे और उनमें आपस में कहासुनी हुई और दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे चलने लगे। घटना उस वक्त की है जब श्याम रजक इस्तीफा देने के लिए विधानसभा गए थे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से श्याम रजक के समर्थक आपस में भिड़ गए। यहां पर जमकर दो पक्ष एक दूसरे से भिड़े और लात घूसे भी चले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये तस्वीर उस वक्त की है जब श्याम रजक विधानसभा पहुंचे थे। और आपको बता दें कि विधानसभा में वो इस्तीफा देने के लिए गए थे। उस दौरान उनके समर्थकों में कहासुनी हुई और उसके बाद की तस्वीर आपके सामने। अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी ने केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए नई शिक्षा और उद्योग नीति का ज्यादा से ज्यादा लाभ बिहार को मिलने की उम्मीद जताई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार जैसी घनी आबादी वाले प्रदेश के लिए लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योग की दरकार है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बिहार की स्थिति 2005 से आज तक काफी बदल चुकी है। बिहार में ज्यादा से ज्यादा लघु और मध्यम उद्योग लग सकें, यह हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति के हिसाब से पूरा बिहार चले, इस दो मुद्दों पर हम चलेंगे। क्योंकि जो 2005 के पहले के मुद्दे थे कि बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था, प्रशासन नाम की चीज ही नहीं थी, इन सब मुद्दों को विगत 15 सालों में हम पार कर चुके हैं। किसी समय सबसे जीर्ण शीर्ण जो जगह होती थी वह स्कूल होती थी। आज गांव में जो सबसे अच्छी बिल्डिंग होती है वह स्कूल की बिल्डिंग होती है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख पार कर चुका है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधि अब अपने क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा कर रहे हैं और व्यवस्था का मुआयना भी कर रहे हैं। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव नौबतपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां पर व्यवस्था देख खुद हैरान रह गए। यहां अस्पताल के प्रभारी ही अस्पताल से गायब थे। यहां की व्यवस्था यह थी कि जनरेटर चलाने वाला कोविड की जांच कर रहा था। रामकृपाल ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे प्राथमिकता है, चाहे भारत की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कि लोगों को हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए। और वहाँ का प्रभारी अगर गायब रह रहा है तो अत्यंत ही गंभीर चिंता का विषय है। ये सूचना दे के मैं गया था, ये नहीं कि कोई औचक निरीक्षण गया, मगर वहाँ पर खासतौर पर नौबतपुर अस्पताल की स्थिति बहुत खराब है।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बांका में एक विवाहिता को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। महिला के साथ उसके बच्चे को भी मारने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि शादी के बाद ससुराल वाले विवाहिता को प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके बाद परिवार के लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया था। लेकिन बीती रात ससुराल वालों ने मां और बेटी को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गए। मां बेटी का शरीर काफी जल चुका है। फिलहाल बेलहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। चला दिया ना कौन सा? ये मेरा दामाद है, उसका घर का 4-5 एक आदमी को बोले उसका इसका भाभो है, क्या भोजा है और इसका चाचा है, चाची है। पूर्वी चंपारण के चिरैया थाने पर ग्रामीणों ने हमला कर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आक्रोशित लोग एक युवक की मौत से आक्रोशित थे। दरअसल चिरैया में एक बाइक सवार सड़क दुर्घटना में घायल हो गया, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। थाने में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने अभी तक 46 लोगों को हिरासत में लिया है। बीती रात आक्रोशित भीड़ ने चिरैया थाना पर हमला किया। हमले में दर्जनों वाहनों को जला दिया गया। मामला सड़क दुर्घटना से जुड़ा हुआ है, जहां एक मिर्गपुर की यह घटना, जहां एक गोखला गांव के एक युवक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया और वह घायल युवक जब चिरैया पीएचसी लाया गया, वहां पर उसके इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने पहले पीएचसी चिरैया में जमकर तोड़फोड़ किया और उसके बाद थाने पर आए और थाने पर यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ किया है, आगजनी किया। डीएम और एसपी दोनों कैंप किए, घटना की पूरी मॉनिटरिंग करते रहे और स्थिति को नियंत्रण में किया है। लोग अभी भी आक्रोशित हैं, गांव के लोग अभी भी आक्रोशित हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18, मोतिहारी। कटिहार के मनिहारी और झारखंड साहिबगंज को जलमार्ग से जोड़ने वाली गंगा नदी पर पिछले कई महीनों से यात्री जहाजों का आवागमन बंद है। ऐसे में उफनती गंगा में लोग जान जोखिम में डालकर छोटे नाव के सहारे बिहार झारखंड की दूरी तय कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर लोग नाव पर ओवरलोडेड हैं, जो कभी भी हादसे की बड़ी वजह बन सकता है। उफनती गंगा में छोटे नाव के सहारे लोगों को डर के साए में यात्रा करना पड़ता है। हालात का जायजा लिया है कटिहार के संवाददाता सुब्रत गुहा ने। बिहार मनिहारी गंगा जल मार्ग से होकर हर रोज बिहार झारखंड के एक लंबी दूरी तय होता है, लेकिन मजबूरी की बात यह है कि फिलहाल बड़ी जहाज, यात्री जहाज बंद होने के कारण लोग इसी तरह मजबूरी में छोटे नाव पर बिहार झारखंड की दूरी तय करते हैं। लेकिन क्या हो सकता है परेशानी और कितना खतरा है इस तरह के यात्रा पर, आइए यात्रियों से बात करते हैं। कितना डर लगता है, कहाँ से कहाँ सफर करते हैं? सर बिहार से झारखंड सफर करते हैं। ये कहाँ, कौन जगह है? मनिहारी है। कहाँ तक जाना है झारखंड? लालबथानी। कितना डर लगता है छोटा नाव में सफर करना पड़ता है? सर डर तो लगता ही है, जब हवा उखड़ता है तो गैर बनता है गंगा जी में। अच्छा। तो डर तो लगेगा ही। क्या कोई उपाय नहीं सर, उपाय कोई नहीं है, इसी से जाना पड़ता है। भाड़ा कितना देना पड़ता है? 30 रुपये। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं क्या परेशानी है। परेशानी क्या है? इसी पर मोटरसाइकिल सवार होता है आदमी, हाँ। ओवरलोड रहता है। ओवरलोड छोटा नाव बहुत डर लगता है सर, बहुत डर लगता है। जाना ही मजबूरी है। तो मैंने यहाँ मेंटेन होता है, लोग भीड़ भाड़ सब मेंटेन होता है? नहीं, कोई कुछ मेंटेन नहीं होता है। ये कोरोना की वजह से कुछ भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है। कोरोना है, ऊपर से आदमी मजबूरी है, जाना पड़ता है। खतरा है पूरा? हाँ, पूरा खतरा है। कितना किलोमीटर है लगभग? यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर होगा लमसम। तो ये 7-8 किलोमीटर का यह सफ़र है, मजबूरी का यह सफ़र है, क्योंकि बड़ा यात्री जहाज बंद है और ऐसे हालत में इस पार से उस पार यानी बिहार से झारखंड जाने के लिए इस इलाके से ये एकमात्र मार्ग है और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए यात्री जान जोखिम में डालकर इस सफ़र को करने के लिए मजबूर है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। और खगड़िया में बाढ़ से लोगों की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही है। कोसी, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। खगड़िया में 40 पंचायत के 124 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इन गांवों में 1.5 लाख से अधिक की आबादी रहती है। बाढ़ से प्रभावित लोग सड़क पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन जरूरी काम के लिए जब नदी पार करना होता है तो इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन के अनुसार 138 नावें चलाई जा रही हैं ताकि बाढ़ पीड़ितों को दिक्कत ना हो, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं।
खगड़िया जिला प्रशासन यह दावा करती है कि बाढ़ पीड़ितों के बीच 138 से अधिक नाव का परिचालन किया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि अभी भी जो बाढ़ पीड़ित है वो जुगाड़ नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि ये लोग जो है बाढ़ पीड़ित है, केला के थंब के सहारे ये नाव को बनाए हुए हैं। एक तरह से कहते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ये चलते हैं, लेकिन कितनी बड़ी जोखिम के साथ ये आवागमन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बागमती नदी है, उसके सहारे ये लोग, उसमें ये जो थंब, केला का थंब है, उसके सहारे आवागमन करते हैं। जो गांव के लोग हैं, कई लोग बांध पे आए हुए हैं और अभी भी कई लोग गांव में रह रहे हैं। जो स्थिति बनी हुई है वो जिला प्रशासन की हकीकत को बयां कर रही है। अच्छा एक चीज बताइए, कितना डर लगता है आप लोग को ये चीज? बाप रे बाप, बड़ डर लागे है। ओ बाबू, बांध पर जाय आबे में केला के थुम बनेने छौ, बाल बच्चा 2 बारी डूब गेलौ, फिर वह पर चढ़ल छौ, न लाभ मिले है न खाना मिले है, न कुछ नहीं दे है। केला के थंब के सहारे जुगाड़ नाव बना करके बीच नदी से होकर के वो आवागमन करते हैं। ऐसे में जान जोखिम का भी डर बना हुआ रहता है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया।